नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, वेलकम ऑल। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ जाइए फटाफट क्लास से आप सब लोग। क्या हाल है आप लोगों का? मैं एकदम बढ़िया चकाचक हूं। आप लोग अपना हाल बताइए। आओ शुरू करें क्लास। आरओ की परीक्षा 27 जुलाई को है प्रस्तावित और यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आज है। प्रैक्टिस सेट नंबर 44 सचिवालय श्रृंखला के अंतर्गत। देखते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस क्या क्या हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन हम सब लोगों के सामने। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में? कहता है एक दौड़ में गैरी जय से तेज दौड़ा, जय की तुलना में नील तेज दौड़ा। गैरी जय से तेज दौड़ा, जय की तुलना में नील तेज दौड़ा, यानी गैरी और नील दोनों ही जैसे तेज दौड़ते हैं। कहता है सैम गैरी से धीमी गति से दौड़ा है। सैम किससे? गैरी से धीमी गति से दौड़ा है। तो कह रहा दौड़ में कौन प्रथम आया, हु केम फर्स्ट इन द रेस, हमसे वो जानना चाहता है। आइए बनाते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर पता करते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले गैरी। गैरी जैसे तेज दौड़ा है, तो गैरी क्या है? तेज दौड़ता है। किससे तेज दौड़ता है? जैसे तेज दौड़ता है। गैरी जैसे तेज दौड़ता है। कहता है जय की तुलना में नील तेज दौड़ा। जय तेज दौड़ता है, किससे तेज दौड़ता? सॉरी, जय की तुलना में नील तेज दौड़ा है, यानी गैरी भी जैसे तेज दौड़ता है और नील भी जैसे तेज दौड़ता है। नील किससे तेज दौड़ता है? जैसे तेज दौड़ता है। तो नील और गौरी ये दोनों लोग ही जैसे तेज दौड़ते हैं, लेकिन नील और गौरी में कौन तेज दौड़ता है ये हमको नहीं पता। फिर कहता है कि सैम गैरी से धीमी गति से दौड़ा है। सैम किससे? गैरी से धीमी गति से दौड़ा है, यानी गैरी से धीमा कौन है? तो गैरी से धीमा हमारे पास है सैम। गैरी से धीमा कौन है? सैम, क्योंकि उसने बोला है सैम गैरी से धीमी गति से दौड़ा है। अब जब इन सारी चीजों को हम देखते हैं, यही चार इंफॉर्मेशन है, और फिर उसने हमसे पूछ लिया बताओ दौड़ में कौन प्रथम आया। तो हमारे पास जानकारी क्या है? गैरी जैसे तेज दौड़ता है, गैरी सैम से तेज दौड़ता है, नील जैसे तेज दौड़ता है, लेकिन नील और गौरी में कौन तेज दौड़ता है, क्या हमारे पास इसकी कोई जानकारी है? नहीं। नील और गौरी में कौन तेज दौड़ता है हमको नहीं पता। हो सकता है कि नील गौरी से तेज दौड़ गैरी से तेज दौड़ता हो, या गैरी नील से तेज दौड़ता हो। इनके बारे में कोई सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है। और पूछ रहा है कि कौन प्रथम आया। जब हमको गैरी और नील के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो प्रथम कौन आया हम ये भी नहीं बता सकते। तो प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कौन इनमें से तेज है। ठीक, या कौन इनमें से प्रथम आया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ये हमारे पास 6 शब्द दिए गए हैं। कौन कौन से 6 शब्द हमारे पास हैं? तो हमारे पास शब्द हैं रिस्पॉन्ड, रिमेंबर, रिपील, रिवाइज, रिपीट और रिग्रेट। इन 6 शब्दों को हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना है। बताओ फटाक से आंसर क्या आएगा? पहला अक्षर सब जगह कॉमन है आर, दूसरा अक्षर ई सब जगह कॉमन है। आर और ई के बाद तीसरे अक्षर को देखोगे तो वहां से अलग अलग अक्षर मिलना शुरू हो रहे हैं, यानी तीसरे अक्षर से ही क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। तो जब हम चेक करते हैं तो यहां पर एस मिल रहा है, यहां पर वी मिल रहा है, यहां पर एम है, यहां पर पी है, यहां पर भी पी है, और यहां पर क्या है? जी। तो एक बात बताओ हमें, एस, वी, एम, पी और जी में अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है? जी। तो डिक्शनरी में पहले कौन अरेंज होगा? जी। यानी सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे? रिग्रेट को अरेंज करेंगे। जी से बाद कौन आता है? अब हमारे पास एस, वी, पी और एम में जी से बड़ा कौन है? एम है। ठीक, तो उसके बाद एम यानी कि 3 को अरेंज करेंगे। 3 के बाद किसको अरेंज करेंगे? अब हमारे पास बचा है वी, एस, पी और पी। तो एम से बड़ा पी होता है, तो चौथे और पांचवें में पी मिल रहा है,
तो हमको अगला लेटर चेक करना पड़ेगा। ई और ए यहां पर भी है, ई और ए यहां पर भी है, और अगला लेटर चेक करेंगे तो यहां पर एल है और यहां पर क्या है, टी। तो एल और टी में पहले एल आता है अल्फाबेटिकली, तो पहले एल को अरेंज करेंगे यानी 5 और फिर 4 अरेंज हो जाएगा, तो यहां पर 4 अरेंज हो गया। फिर बचा 2 और 1। अब यहां पर P और V में पहले P अरेंज होगा, तो किसको अरेंज करेंगे, 1 को, और फिर किसको अरेंज करेंगे, 2 को। तो 63 54 52, 63 54 12, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन 6 शब्दों को इस प्रकार से अल्फाबेटिकली डिक्शनरी में अरेंज करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। क्या उत्तर आएगा इसका? मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। रो वाइज 6 2 3 5 7 4 9 8 1 क्वेश्चन मार्क 1 6, कॉलम वाइज चलना है या रो वाइज? जरा ध्यान से देखो, संख्या कोई भी बड़ी बड़ी नजर नहीं आ रही, सारी आसपास की ही संख्याएं हैं। अगर हम रो वाइज चलते हैं तो 6 2 8 3 11 होता है, 7 5 12 4 16 9 8 17 1 18, नहीं कोई मतलब नहीं। रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज चल करके देखा जा सकता है। बताओ भैया उत्तर क्या आएगा? आसान है, कठिन तो नहीं लग रहा है, आ जाना चाहिए उत्तर। देखो क्या चल रहा है, रो वाइज हमने चेक किया तो नहीं बन रहा था, कॉलम वाइज चेक किया तो कॉलम वाइज में भी ऐसा क्या करें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको मिल जाए। अगर हम देखते हैं कि लॉजिक क्या लग रहा है, तो यहाँ 3 4 1 6 करके दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो अगर 6 और 1 को यानी नीचे वाले 2 को आपस में जोड़ो तो 7 आएगा, 4 और 3 को आपस में जोड़ो तो 7 आएगा, यानी पहले 2 को जोड़ो तो 7, अंतिम 2 को जोड़ो तो 7। सिमिलरली 7 और 9 को जोड़ो तो 9 आता है, 8 और 1 को जोड़ो तो यहां पर भी 9 आता है। तो पहले 2 को जोड़ो तो अंतिम 2 को जोड़ने पर संख्या बराबर आती है। तो यहां पर अगर 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, तो 9 में कितना जोड़ दें कि 11 आ जाए? तो 9 में 2 जोड़ दिया जाए तो 11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या 2 दिया है ऑप्शन नंबर डी में? तो डी इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह प्रतिस्थापित हो सकने वाली संख्या का चयन करें। नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, 2 20 74 110 और क्वेश्चन मार्क। आगे क्या आएगा हमसे जानना चाहता है, बताइए उत्तर फटाक से। दो 20 74 110, ऑप्शन 152 182 190 120 है, तो मल्टीप्लाई का तो कोई सीन ही नहीं दिख रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं बनना है, मल्टीप्लाई का तो कोई सीन नहीं है। प्लस माइनस में आओ देखा जाए क्या चल रहा है, आंसर क्या आएगा आप लोगों का भैया? आओ जरा देखा जाए। 2 से 20 में अगर हम चेक करते हैं तो ये अंतर है हमारे पास में 10 का। 20 से 74 के चेक करते हैं तो ये अंतर आएगा 54 का। 74 से 110 पर अगर चेक करते हैं तो 80 20 6 26 और 10 ये 36 का अंतर आएगा। तो आगे क्या होना चाहिए? क्या 10 54 और 36 से कोई अंतर हमारे सामने निकल करके आता है? नहीं, यहां से तो कुछ नहीं बन रहा है, ना ही ये स्क्वायर या क्यूब के आसपास की संख्या है, तो इससे भी कुछ नहीं बन रहा है कि नहीं? तो ये तो बेकार है हमारे लिए, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। कुछ और ही खेल चल रहा है यहाँ पर, उस खेल को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर और क्या खेल चल रहा है। तो भैया 2 लिखा है, 20 लिखा है, 74 लिखा है, 110 लिखा है। 74 7 4 11, ओके। देखो ये 2 + 20 लिखा है, ये तो कितना लिखा हुआ है 2, तो यहां पर जोड़ने घटाने के लिए कुछ नहीं, ये तो 2 ही होगा। ठीक, 2 + 20 को क्या करते हैं, अगर 2 + 0 लिखें तो बराबर कितना आता है 2 आता है। 7 4 11, 7 + 4 करो तो कितना आता है 11 है। ठीक है, ये भी 2 अंक हैं, इन दोनों अंकों को फिर जब जोड़ते हैं तो 1 + 1 कितना आता है 2 आता है, यानी इकाई का अंक सारी संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है 2। अगर हम सेम काम यहां पर 110 में भी करें चल करके
तो ये होता है 1+1+0 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इकाईकांक यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, और ये तो ऑलरेडी 2 था ही, ये तो पहले से इकाईकांक डिजिट था, यूनिट डिजिट था, तो यहां पर तो कुछ हो नहीं सकता। तो एक लॉजिक ये है कि यहां क्वेश्चन मार्क में भी ऐसा क्या किया जाए, क्या रखा जाए कि यूनिट डिजिट हमारे पास कितनी आ जाए, 2 आ जाए। किसी को जोड़ने पर 2 आएगा, जरा चेक करते हैं। 5 2 7 और 1 8, ये हमारा उत्तर नहीं बनेगा। 8 2 10 1 11, 1+1 2, ये बन सकता है ऑप्शन नंबर बी। 9 + 1 10 नहीं बनेगा, 2 + 1 3, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 182। और 182 क्यों आ रहा है उसको भी करते हैं पता। तो 1 + 8 + 2 कितना होता है, ये होता है 11 है। 11 को फिर 1+1 करेंगे तो ये कितना होता है, 2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर बन रहा है। ये लॉजिक लग रहा है यूनिट डिजिट का। ठीक है, तो चूंकि यूनिट डिजिट का लॉजिक लग रहा है तो प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम टाइम पर फंसाने वाला, क्योंकि ये चीज क्लिक कम करेगी, है कि नहीं। आ जाओ अगला क्वेश्चन। दिए गए चित्र में त्रिकोणों की कुल संख्या ज्ञात करें। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस पर्टिकुलर फिगर में कितने हैं, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है। जरा बताइए क्या उत्तर आएगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर। रॉकेट जैसा एक फिगर बना दिया है, पर आसान है, बताइए जल्दी से क्या उत्तर आएगा आप लोगों का। देखो ये तो बॉक्स है, और चूंकि ये बॉक्स है हमारे पास में, तो इस बॉक्स में तो ट्रायंगल की काउंटिंग करना बड़ा आसान है हमारे लिए, है कि नहीं। क्योंकि अगर ये बॉक्स उसने हमको दे दिया है, तो बॉक्स के अंदर ट्रायंगल काउंट करने के लिए क्या करें, कुछ नहीं। बॉक्स के अंदर ट्रायंगल काउंट करने के लिए हम नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 और 6। अंतिम अंक क्या है, 6, तो 6 में 2 का गुणा कर लेंगे, कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे हमको, 12 ट्रायंगल हमको यहां पर मिल गए। सिंपल सा एक फंडा, एक ट्रिक मैंने बता रखी कि अगर कोई बॉक्स दिया है इस तरह का, स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स है जिसमें बीच में डायगोनल्स हैं, कर्ण है, ठीक है, तो उसमें क्या करो, उसके टोटल पार्ट्स की गिनती करके 2 से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। तो यहां पर इतने फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास हैं 12। ठीक, एक फिगर हमको ये एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, तो प्लस का 1 एक और कर दिया, 13 हो गए। क्या और कोई ट्रायंगल हमारे पास बन सकता है। अगर हम इस वाले फिगर को देखें तो यहां सिंपल तो कुछ नहीं बनेगा। क्या मर्ज करने पर हमारे पास कोई आकृति बनेगी इससे, नहीं, मर्ज करने पर भी हमारे पास कोई और आकृति नहीं बनेगी। तो कुल मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमको कितने मिल रहे हैं, 13, और यही 13 हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देवियों और सज्जनों हम लोगों के सामने, नाइटमेयर शब्द में उन अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लेटर्स की संख्या ज्ञात करनी है कि ऐसे कितने पेयर्स हैं हमारे पास में नाइटमेयर नामक शब्द में, जिनके बीच उतने ही अक्षर आ रहे हैं जितने की अल्फाबेटिकल सीरीज में उनके बीच में होते हैं। बताओ फटाक से। तरीका मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इस तरह के प्रश्नों को करने का तरीका क्या है। प्लेस वैल्यू से सॉल्व करोगे क्वेश्चन जल्दी बनेगा। बताइए जल्दी से उत्तर क्या आएगा। विंबलडन 30 जून से, बन गया। कितना आंसर आ रहा है, 1 2 3 5, कितने पेयर ऑफ लेटर्स बनेंगे। आओ देखो, देखो मैंने कहा है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए जहां पर आपको पेयर ऑफ लेटर्स फाइंड आउट करना हो, शर्त होती है कि उस पेयर ऑफ लेटर्स के बीच में उतने ही अक्षर आने चाहिए जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो मैंने कहा है कि प्लेस वैल्यू के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करो, जल्दी हो जाएंगे और एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक, तो अगर आप प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो एन की प्लेस वैल्यू 14, 9, 7, 8। जैसे ही मैंने 7, 8 लिखा, मुझे दिख रहा है कि जी और एच एक पेयर बन जाएगा। क्यों, अल्फाबेटिकल सीरीज में भी जी और एच के बीच कोई अक्षर नहीं होता, यहां पर भी जी और एच के बीच कोई अक्षर नहीं है, तो एक पेयर तो हमको मिलेगा जी और एच का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी की प्लेस वैल्यू हमारे पास 20 होती है। ठीक है,
m की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13, इधर से अभी तक कुछ बनेगा 14, 15, 16, 17 नहीं बनेगा, 9, 10, 11, 12, 13, i से m एक पेयर बनेगा। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज में i से m के बीच में कितने अक्षर होते हैं? 3। कौन कौन से? जे के एल। यहां पर भी i और m के बीच में 3 अक्षर हैं, जी एच और T, तो एक पेयर ये बनेगा। आगे बढ़े तो यहां पर 1 आ गया, 1 से अभी तक कुछ नहीं बनेगा, 18, 18, 19, 20 नहीं बनेगा, 14 से 18 का कोई सीन नहीं है, 9 से भी नहीं बनेगा, 5 यहां पर आ गया, ई की प्लेस वैल्यू 5। क्या 5 से कुछ बन सकता है हमारे पास में? नहीं, 5 से भी कुछ नहीं बनेगा। तो हमारे पास कितने पेयर मिलते हुए नजर आ रहे हैं? 2 पेयर मिलते हुए नजर आ रहा है, जी एच और आई एम, और कोई पेयर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? यहां पर नाइटमेयर शब्द में हमारे पास 2 ऐसे पेयर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम सबके सामने, select the cube that cannot be formed by folding the given sheet along the lines। डायग्राम हमें दिया हुआ है, ठीक है। उस घन यानी कि क्यूब यानी कि डाइस का चयन करें जो निम्नलिखित सीट को, ये ओपन डाइस हमको दिया गया है, जो निम्नलिखित सीट को रेखाओं के अनुदिश फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। ये ओपन डाइस हमको उसने दिया है और कह रहा है कि इस ओपन डाइस को जब हम क्लोज्ड डाइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्लोज्ड डाइस में कन्वर्ट करने पर कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता? ए बी सी डी। स्क्रीन के सामने से हटे हुए हैं, प्रश्न का उत्तर बताएं जल्दी से। क्या उत्तर आएगा? क्या अपोजिट वाला खेल यहां पर लग रहा है कि अपोजिट लेटर्स आर नॉट नेबर्स? अपोजिट फेसेस कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। आओ चेक किया जाए, आंसर क्या आएगा देखते हैं भैया। हमारे पास ये एक फिगर है और इस फिगर में हमने कहा है कि अगर ओपन डाइस की बात हो तो ओपन डाइस में जो अल्टरनेट फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो सबसे पहले तो वही लॉजिक लगा करके देखा जाए कि क्या अल्टरनेट फेसेस जो कि एक दूसरे के विपरीत होंगे उनसे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो अगर हम चेक करेंगे तो अल्टरनेट फेसेस का मतलब है ये 5 और 4, यानी 5 और 4 ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। फिर ये हमारे पास बनेगा ये, यानी कि स्क्वायर और ये डॉट एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। स्क्वायर और ये डॉट या शेडेड एरिया एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसके बाद ये जो शेडेड वाला स्क्वायर है, ये शेडेड वाला स्क्वायर किसके विपरीत होगा? 2 डॉट के, यानी ये इसके विपरीत होगा। अब अगर हम चेक करते हैं तो डाइस का मूल मंत्र कहता है कि अपोजिट फेसेस कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। ठीक, तो ए वाले में हमारे पास अगर देखें तो हमको 1, 2 और 3 ये 3 फिगर दिए हुए हैं। तीनों में से कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, और यदि अपोजिट नहीं है तो ये पड़ोसी हो सकते हैं, यानी पहला वाला बन सकता है इस स्थिति के आधार पर। तो ठीक है, दूसरा वाला चेक करेंगे तो दूसरा वाला में भी हमको सेम चीजें दी हुई हैं, बस पलट करके शेडेड स्क्वायर, नॉन शेडेड स्क्वायर 4। ठीक है, फिर सी वाले को चेक करते हैं तो 5 शेडेड, नॉन शेडेड ये दिया गया है। पॉसिबल है क्योंकि अपोजिट और नॉन अपोजिट का कोई खेल नहीं है, और वहां पर भी वही सेम काम है। यानी कि इस क्वेश्चन में हम अपोजिट पता करके कौन सा डाइस बनेगा ये नहीं बता सकते। सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन ने मना कर दिया है। हम कहता है हम नहीं चाहते हैं कि तुम अपोजिट पता करो और अपोजिट पता करके प्रश्न का उत्तर निकालो। उसने मना कर दिया क्वेश्चन ने कि हमको नहीं चाहिए ये वाला खेल, उसने दूसरा खेल करने के लिए कहा। तो आओ जरा दूसरा खेल करके देखा जाए। अब दूसरा खेल कौन सा करेंगे? तो दूसरा खेल करेंगे डाइस के रोटेशन का। डाइस को रोटेट करके देखते हैं कि कौन सी डाइस नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं अगर हम, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास है ये शेडेड स्क्वायर, ये नॉन शेडेड स्क्वायर और 4। ठीक है, तो डाइस में जैसे ये हमारे पास एक डाइस है, ठीक है, पहले देख लो, ये हमारे पास एक डाइस है, ए बी और सी लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें रोटेट कैसे किया जाता है? अगर मुझे ए से चलना है तो मैं रोटेट कैसे करूंगा? ए से बी होते हुए सी, ऐसे गोल गोल रोटेट किया जाता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर मैं ए से चल रहा हूं सी तक तो कैसे जाऊंगा? ए से बी होते हुए सी जाऊंगा।
ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो कैसे जाऊंगा, ए से बी एंटी क्लॉकवाइज होकर के जाना है तो ऐसे जाऊंगा। अब कैसे जा रहा हूं, ए से सी और फिर बी, यानी ये हमारी पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी अब हम अगर ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो हमारे पास है शेडेड, नॉन शेडेड और चार। तो अगर मुझे शेडेड से नॉन शेडेड और चार जाना है, देखो शेडेड से नॉन शेडेड और चार, तो शेडेड ये है, नॉन शेडेड ये है, चार ये है, शेडेड से नॉन शेडेड चार क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, यानी ये पॉसिबल फिगर है, ये बन सकता है, ये पॉसिबल फिगर है, ये बन सकता है, ये कंफर्म है कि बनेगा, इसको हम झुठला नहीं सकते। और उसने हमसे पूछा कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, पहला वाला बन सकता है। दूसरा वाला चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको चेक करते हैं तो शेडेड 5 और डॉट है, तो शेडेड है 5 है, डॉट है। अब देखो शेडेड से अगर हम 5 पे चलें और फिर कहां पर चलें, नॉन शेडेड पर, तो ये फिगर बनेगा। क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यहां से चलना शुरू किया तो यहां पर मिलेगा क्या हमको, यहां पर पहले शेडेड फिर 5 और फिर नॉन शेडेड, यानी ये वाला फिगर भी हमको मिलेगा, ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर है, ठीक। इसको चेक करते हैं तो शेडेड 4 और फिर क्या है, डॉट, तो शेडेड है, शेडेड से फिर हमको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है और फिर क्या मिल रहा है, नॉन शेडेड, ठीक है। तो शेडेड से नॉन शेडेड और फिर 4, ठीक है, शेडेड, ठीक है। अब भैया एक बात समझो, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, देखो यहां से अगर हम जा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहां कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में शेडेड है फिर 4 है फिर नॉन शेडेड है। जबकि यहां पर अगर हम सेम कंडीशन में जाएं कि पहले शेडेड से 4 से होते हुए हम जाएं किसमें, नॉन शेडेड पर, तो शेडेड से 4 और फिर नॉन शेडेड पर जा रहे हैं, तो ये क्या निकल रहा है, ये एंटी क्लॉक निकल रहा है। क्या निकल रहा है, एंटी क्लॉक। हम शेडेड से 4 पर और फिर 4 से नॉन शेडेड स्क्वायर पर जा रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉक निकल रहा है। जबकि ये क्या निकल रहा है, ये क्लॉकवाइज निकल रहा है, यानी ये वाला फिगर नहीं बनाया जा सकता, ये वाला फिगर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्लॉकवाइज में हमको क्या मिलना चाहिए, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज में शेडेड, नॉन शेडेड फिर 4 आना चाहिए, जबकि यहां पर शेडेड 4 और नॉन शेडेड है, यानी ये फिगर नहीं बन सकता। डी वाला बन रहा होगा कंफर्म, क्या है, शेडेड, शेडेड और 5, ठीक है, शेडेड, शेडेड और 5। हमको कहां जाना है, हमको जाना है क्लॉकवाइज में, ठीक है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, शेडेड, शेडेड और 5। तो यहां से देखो शेडेड, शेडेड और 5 क्लॉकवाइज में मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो ये शेडेड और ये क्लॉकवाइज में 5 मिल गया। तो बाकी सारे फिगर ए, सी और डी जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमको सारे फिगर एज इट इज मिल जाते हैं पड़ोस के, लेकिन ऑप्शन नंबर बी वाला फिगर नहीं मिलता। जब हम यहां पर जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है और ओपन डाइस में हमको इस स्थिति में पहुंचने के लिए एंटी क्लॉक जाना पड़ रहा है। तो यहां क्लॉक और यहां एंटी क्लॉक, अब हमको क्या ये फिगर मिलेगा क्या, नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, हाँ या ना, ठीक। यहां पर अपोजिट का खेल नहीं चल रहा था, यहां पर क्लॉक एंटी क्लॉक का चल रहा था खेल, ठीक है, डाइस के रोटेशन का। अगला क्वेश्चन हम सब लोगों के सामने, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, बताइए। What sign should be changed to make the equation 5 plus 6 into 3 minus 12 into 2 is equal to 17? इनमें से किस इक्वेशन को बदलने पर हमें, किन सिंबल्स को चेंज करने पर हमें ये इक्वेशन सही मिल जाएगी, ये उत्तर हमसे जानना चाहता है। उत्तर बता दो भाई। बना, नहीं बनाया तो काहे नहीं बना, बन जाना चाहिए था अब तक तो। इतना तो आसान फिगर है कितना आसान इक्वेशन है। देखो हमारे पास इक्वेशन दी गई है 5 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 12 इंटू 2 इक्वल टू 17। अब ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बॉडमास रूल के अंतर्गत हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो 12 दूनी 24 हो रहा है और 6 तियां हो रहा है 18, 24 में से 18 गया तो बचा 6 माइनस का, और माइनस के 6 में प्लस का 1 करेंगे तो माइनस के 1 आना चाहिए, पर ये 17 है, ठीक।
हमसे कह रहा है कि इनमें से किन सिंबल्स को हम हेरा फेरी कर दें, अदल बदल दें, चेंज कर दें, ठीक है, जिससे कि ये इक्वेशन सही हो जाए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्लस और इक्वल। अगर हम प्लस और इक्वल को बदलते हैं, यानी यहां पर इक्वल का साइन ले आए और यहां पर प्लस का साइन ले आए, ठीक। अब इक्वेशन क्या बनेगी? अगर हम ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से चलें तो 5 इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 12 इंटू 2 प्लस का 17। अब बताओ ये बराबर में 5 आएगा क्या? किसी स्थिति में बराबर में 5 नहीं आ सकता। 12 दूनी 24, 6 3 18, बचा कितना? माइनस का 6, माइनस 6 और प्लस का 17 कितना हो जाएगा? बराबर 11 के। तो 5 बराबर 11 होता है क्या? नहीं होता, यानी ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं बनेगा। अब अगर हम ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं तो कहता है प्लस और गुणे को बदल दो। अगर हमने प्लस और गुणे को बदला तो भैया देखो ऑप्शन नंबर बी में अगर हम प्लस और गुणे को बदल रहे हैं तो प्लस तो हमारे पास 1 है, गुणा कितने दिए गए हैं? 2। किस प्लस को किस गुणे के साथ बदला जाए? किस प्लस को किस गुणे के साथ बदला जाए? मतलब हम ये वाला प्लस और गुणा आपस में क्या करें? चेंज कर दें, ठीक है, और या फिर ये वाला प्लस और ये वाला गुणा आपस में चेंज कर दें। हम नहीं बता सकते ना कि किस प्लस और किस गुणे को बदला जाए, यानी प्लस तो हमारे पास 1 है लेकिन गुणे कितने हैं? 2, और हमको नहीं पता कि किसको बदला जाए। तो ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही गलत हो गया। सी को अगर बदल दें, अगर हम सी को बदल दें तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां प्लस, तो बनेगा क्या? 6 3 18 और 12 दूनी 24, तो 24 और 18 कितना हो जाएगा? 24 8 32 10 42। 42 में से अगर 5 को माइनस भी करेंगे तो 37 आना चाहिए, जबकि ये 17 लिखा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी तीसरे वाले ऑप्शन से भी अगर हम तीसरे वाले ऑप्शन के सिंबल्स को आपस में चेंज कर देते हैं तो भी इस इक्वेशन को सही करना मुश्किल है, नहीं सही होगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमको सिंबल्स को आपस में इंटरचेंज करना है, उनमें से नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन बहुत कम होता है। लेकिन नन ऑफ दीज इज ऑल्सो अ वैलिड ऑप्शन, तो होगा तो हो ही, है कि नहीं? तो भैया ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि किसी वर्ष की 20 जून की तारीख मंगलवार के बाद छठे दिन पड़ती है तो उसी वर्ष 11 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा? आपसे जानना चाहता है, उत्तर बताइए। बताओ उत्तर उसका जल्दी से। यदि किसी वर्ष की 20 जून की तारीख मंगलवार के बाद छठे दिन पड़ती है तो उसी वर्ष 11 अगस्त को कौन सा दिन होगा? आओ चेक किया जाए। भैया 20 जून को कौन सा दिन है? कहता है 20 जून की जो तारीख है वो मंगलवार के बाद छठे दिन। अब इस वाली लाइन को पढ़ो, मंगलवार के बाद छठे दिन जो दिन पड़ता है, मंगलवार के बाद छठे दिन जो दिन पड़ता है वो तारीख किस दिन है? वो डेट, वो दिन कौन सा है? 20 जून का, ठीक है। मंगलवार के छठे दिन, मंगलवार के छठे दिन जो दिन पड़ता है वही दिन 20 जून को है। तो मंगलवार से छठा दिन कौन सा पड़ेगा? जाकर मंगलवार के बाद छठा दिन कौन सा पड़ेगा? तो क्या करें? मंगलवार से 6 दिन आगे जाएं। अब चाहे तो मंगलवार से 6 दिन आगे जाएं या मंगलवार से 1 दिन पीछे, दोनों सेम है कि नहीं? हमको मंगलवार के 6 दिन बाद जाना है, तो चाहे मंगलवार से 6 दिन बाद जाएं या 1 दिन पहले चले जाएं। तो मंगलवार से 1 दिन पहले क्या होता है? सोमवार होता है। मंगलवार से 1 दिन पहले सोमवार होता है, ठीक। यानी 20 जून को सोमवार है, ठीक है। 20 जून को क्या है? सोमवार, ठीक। और ये फंडा मैं बहुत बार बता चुका हूं कि भैया हमारे पास कुल दिन 7 होते हैं। कुल दिन 7 हैं तो जिस दिन से हमको आगे या पीछे जाना है, अगर संख्या ज्यादा है तो हम क्या करते हैं? कम कर लेते हैं। कैसे? कि मंगलवार से 6 दिन आगे तो हमारे पास कुल दिन कितने हैं? 7। 6 दिन फॉरवर्ड में तो 7 में से 6 गया 1, और बैकवर्ड का, फॉरवर्ड का अपोजिट बैकवर्ड, तो 1 दिन बैकवर्ड। तो मंगलवार से 1 दिन पीछे सोमवार, ठीक है। तो मंगलवार से 1 दिन पीछे सोमवार है और हमसे जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है? कि भैया 11 अगस्त, उसी वर्ष 11 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा? किस दिन? 11 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा? तो 20 जून से 11 अगस्त तक जाना है। आओ चल करके देख लेते हैं। जून कितने दिनों का महीना है और हमको विषम दिन निकालने हैं। जून कितने दिनों का महीना है? तो जून है 30 दिनों का महीना, और 30 दिनों के उस महीने में, 30 दिनों के उस महीने में 20 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं। अगर 20 दिन निकल चुके हैं तो हमारे पास कितने दिन बचे? हमारे पास केवल और केवल 10 दिन बचे। तो 10 दिनों में क्या करो? 7 से भाग दो, 7 कम 7, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। ये जून का है। जून के बाद जुलाई कितने दिनों का महीना होता है? 31।
7 से भाग दिया, 7 चौक 28, रिमाइंडर 3। और अगस्त में कहां तक जाना है, 11 अगस्त तक जाना है, तो 7 एक 7, रिमाइंडर कितना बचा 4। ये टोटल रिमाइंडर आ जाएगा कहां तक, 11 अगस्त तक का। 4 3 7 ये कैंसिल हो गया, विषम दिन कितने बचे 3, तो 3 दिन कहां जाना है फॉरवर्ड में, 20 जून से 11 अगस्त ना। सोमवार से 3 दिन आगे क्या आता है, मंगल बुध और बृहस्पति, यानी 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, गुरुवार का दिन हो जाएगा, गुरुवार का दिन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सबके सामने, निम्न आरेखों में से कौन सा शिक्षक, चिकित्सक एवं पुलिस के बीच संबंध प्रदर्शित करता है, इसका उत्तर बताइए। चिकित्सक, शिक्षक और पुलिस के बीच सही संबंध प्रदर्शित करता है। क्या उत्तर आएगा इसका, शिक्षक, चिकित्सक एवं पुलिस। चिकित्सक का पुलिस से कोई संबंध नहीं है, शिक्षक का पुलिस से कोई संबंध नहीं है। शिक्षक चिकित्सक हो सकता है पर शिक्षक प्रोफेसर हो सकता है, दिए गए फिगर्स के आधार पर तो नहीं। क्या उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक यानी कि टीचर, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर और पुलिस, ये तीन के तीनों क्या हैं, अलग अलग प्रोफेशन हैं। और यदि अलग अलग प्रोफेशन हैं तो यहां पर इनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा, एक जगह टीचर आएगा, एक जगह डॉक्टर आएगा और एक जगह कौन आएगा, पुलिस आएगा। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट प्रोफेशंस। ठीक है, सभी डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, तो बी इज राइट आंसर। अगला, अगर हर 6 मिनट 64 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो जाती हैं तो एक दिन में घड़ी कितनी आगे या पीछे हो जाएगी। ऐसा एक क्वेश्चन कराया था ना मैंने कुछ दिन पहले, जब उसको मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया था कि इस तरह का क्वेश्चन कैसा होता है, बेसिक्स क्या होते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है। पूरा समझाया था मैंने आप लोगों को, आओ देखो जरा। ठीक है, कहता है अगर हर 64 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो जाती हैं, ठीक है, हर 64 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो जाती हैं, या इसी को इस तरह से भी लिखा जाता है कि यदि किसी घड़ी में मिनट की सुई प्रत्येक 64 मिनट में घंटे की सुई को पार कर जाती है। दो तरीके से लिखा जाएगा, जैसे ये लिखा है कि अगर हर 64 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो जाती हैं तो 64वें मिनट के बाद मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर जाती होगी। ठीक है, दूसरी भाषा में क्या लिखेंगे कि किसी घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को प्रत्येक 64 मिनट में पार कर जाती है, तो वह घड़ी तेज चल रही है अथवा धीमी, पहले ये बताओ। और यहां पूछ रहा है कि एक दिन में घड़ी कितनी आगे या पीछे हो जाएगी, यानी एक दिन में घड़ी कितना तेज या पीछे हो जाएगी, तेज या धीमी हो जाएगी। तो पहले हमको यह पता करना है कि जो घड़ी है जिसमें मिनट और घंटे की सुइयां 64 मिनट में एक दूसरे से मिल रही हैं, ये घड़ी तेज चल रही है या धीमी चल रही, पहले हमको ये पता करना है। जब ये पता चल जाएगा तब पता चलना है कि एक दिन में कितनी तेज या धीमी हो रही है। तो मैंने स्टैंडर्ड आपको बताया था कि किसी भी घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 सही 5/11 मिनट में ओवरटेक करती है। बताया था कि नहीं बताया था कि किसी भी घड़ी में वो स्टैंडर्ड टाइम क्या है जब घंटे की सुई को मिनट की सुई ओवरटेक कर जाती है। कितना समय होता है वो, 65 सही 5/11 मिनट में मिनट की सुई यानी कि मिनट हैंड घंटे की सुई यानी कि आवर हैंड को पार कर जाती है, पार कर जाती है या मिलती है, या मिलती है। ठीक, दोनों में से कुछ भी लिखा हो। ठीक है, पार कर जाती है या मिलती है। ठीक,
तो अब हमको एग्जैक्ट टाइम पता है ऑलरेडी, कितना समय लगता है 65 सही 5/11 मिनट, वो एग्जैक्ट टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, या घंटे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्या करती है, ओवरटेक कर जाती है। अब समझो यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हर 64 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो जाती हैं, यानी जो काम वास्तविक समय में या वास्तविक घड़ी में सही घड़ी में 65 सही 5/11 मिनट में होता है, जो काम वास्तविक या सही घड़ी में 65 सही 5/11 मिनट में होता है, वो काम यहां कितनी देर में हो रहा है, 64 मिनट में। यानी जो काम कोई व्यक्ति 10 मिनट में करता है, वो काम तुम 8 मिनट में कर लोगे, तो तुम क्या हो, फास्ट हो उससे, है कि नहीं। तो यहां पर भी जो काम 65 सही 5/11 मिनट में होना चाहिए, वो काम कितनी देर में हो रहा है, 64 मिनट में। यानी हमारी घड़ी क्या 64 मिनट में अगर ये काम कर ले रही है मिलने वाला, तो हमारी घड़ी क्या है, तेज है। पहली बात क्या पता चली कि हमारी घड़ी फास्ट है। कैसे फास्ट है ये पता चला कि नहीं चला भैया, एक दूसरे से मिलने में 65 सही 5/11 मिनट का समय लगता है, लेकिन घड़ी की सुइयां यहाँ 64 मिनट में मिल जा रही है, यानी जो काम 65 सही 5/11 मिनट में होना चाहिए वो 64 मिनट में हो रहा है। तो हमारी ये वाली घड़ी क्या है, फास्ट है। ठीक, अब फास्ट है तो कितना फास्ट है, 65 सही 5/11 मिनट में जो काम होना था वो 64 मिनट में हो गया। और अगर हो गया तो ये कितना बचा, 65 में से 64 गया तो ये हमारे पास बच गया 1 सही 5/11 मिनट, यानी 11 एकम 11 दैट इज 11 5 16/11 मिनट। क्या मिल गया हमको, 16 सही 16/11 मिनट। ठीक है, यानी हमारी घड़ी कितना फास्ट है, हमारी घड़ी फास्ट है ये पता चला। कितना फास्ट है, तो 65 सही 5/11 में से 64 को माइनस किया तो आया 16/11 मिनट। अब ये 16/11 मिनट क्या है, फास्ट है। ठीक है, 16/11 मिनट फास्ट है। अब ये हमसे नहीं जानना चाहता, ठीक है, कि कितना फास्ट है, वो जानना चाहता है कि घड़ी एक दिन में कितना आगे या पीछे हो जाएगी। अब हमको पता है फास्ट है, तो हमको क्या बताना है कि एक दिन में घड़ी कितना आगे हो जाएगी। बात समझ में आई। ठीक है, अब एक बात समझो यहां से, क्या हमको पता चला कि हमारी घड़ी 16/11 मिनट फास्ट हो रही है, कितनी देर में, 64 मिनट में फास्ट हो रही है। 64 मिनट में फास्ट होती है कितना, 16/11 मिनट। 64 मिनट में 16/11 मिनट फास्ट होती है। तो एक मिनट में कितना फास्ट होगी, एक मिनट में कितना फास्ट हो जाएगी, तो 16/11 इंटू 64 सॉरी, ठीक है, कितना फास्ट हो जाएगी, 16/11 इंटू 64। अब हमसे पूछ रहा है एक दिन में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो भैया अगर एक मिनट में 16/11 इंटू 64 घंटे क्या हो रही है, फास्ट हो रही है, तो 60 मिनट में कितना फास्ट होगी, 60 मिनट में कितना फास्ट होगी, मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दें, और 24 घंटे का हमको बताना है तो सीधा कर दें 24 घंटे में, यानी कि 24 इंटू 60 मिनट में कितना फास्ट हो जाएगी, तो 24 इंटू 60 मिनट में कितना फास्ट हो जाएगी, 16 इंटू 60 इंटू 24/11 इंटू 64, इतना फास्ट हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आई। एक मिनट में कितना फास्ट हो रही है, 16/11 इंटू 64, तो एक मिनट में अगर इतना है तो 60 मिनट में कितना फास्ट होगी, तो 60 मिनट में 16 इंटू 11/64 इंटू 60, तो भैया 24 घंटे में कितना फास्ट हो जाएगी, तो 24 इंटू 60 मिनट दैट इज 16 इंटू 60 इंटू 24/11 इंटू 64। सॉल्व करते हैं तो 16 चौको 64 ये आ जाता है, 4 छंग 24 ये आ जाता है, 6 छंग 36 360/11 और 360/11 निकल करके आता है हमारे पास में 32 सही 8/11। कितना निकल करके आता है, 32 सही 8/11 मिनट। इतना फास्ट हो जाएगी, इतना आगे हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करने पर 6 36 यानी 360 और /11 सॉल्व करके दिखा दे रहे भैया, ये भी दो 360/11, 11 तिया 33, कितना बचा 3 0 11 दूनी 28, कितना हो गया, तो 32 सही 11 दूनी 22, कहां लिख दिया,
11 दूनी 22, 8, 32 सही 8/11 मिनट, यही वो समय निकल करके आया था, 32 सही 8/11 मिनट, जो फास्ट हो जाएगी। यानी हमारी ये वाली जो घड़ी जो 64 मिनट में एक दूसरे से मिल रही हैं, जहां पर घंटे और मिनट की सुइयां, वो घड़ी 32 सही 8/11 मिनट एक दिन में फास्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये फॉर्मूला भी होता है भैया, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां पर 65 सही 5/11 प्लस माइनस 64, यहां पर है 64 तो माइनस करेंगे, ज्यादा होता ठीक है तो वो काम अलग करते, तो 65 सही 5/11 इंटू प्लस माइनस, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, फिर उसमें करते हैं बटे वो समय जो दिया गया है इंटू 24 इंटू 60, ये फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उसके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों के मूल्यों का योग सर्वाधिक होगा। क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन है कि यहां पर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं, हार्ट, लीवर, लंग्स, टीथ, ऐसे करके शब्द दिए गए हैं। कह रहा है कि ये जो शब्द हमको दिए गए हैं, इन शब्दों में से प्रत्येक अक्षर का जो मान होता है, कहां पर, अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो अल्फाबेटिकल सीरीज में इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है, यदि उन सभी को उनकी प्लेस वैल्यू के मान दिए जाएं और उनको आपस में जोड़ा जाए तो इनमें से किस शब्द का योग सबसे ज्यादा होगा, ऐसा वो जानना चाहता है। किस शब्द के अक्षरों का मूल्य योग सर्वाधिक होगा। क्वेश्चन समझ आ गया। तो करना क्या है, यहां पर प्लेस वैल्यू लिखना है, सबको जोड़ना है, जिसका योग सबसे ज्यादा होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर h की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि 8, e की 5, a की 1, r की 20, सॉरी r की 18, r की 18 और t की 20। अब अगर सबको जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, 20 और 18 38 हो गया, 38 8 कितना हो गया 46, 46 और 6 कितना हो गया 52, तो इसकी प्लेस वैल्यूज का योग आ रहा है 52। ठीक, लीवर को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 9 21 हो गया, 21 और 22 कितना हो गया, 21 और 22 हो गया 43, 43 और 5 कितना हो गया 48, 10 58 और 8 कितना हो गया 66, ये 66 हो रहा है। लंग्स को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 21 कितना हो जाएगा 33, 33 4 37 10 47, 47 और 7 कितना हो जाएगा 54, 54 10 64, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73, दिस इज 63। और इसको जोड़े अगर तो 20 20 40 10 50 और 8 58, यहां 58 ही आएगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसके अंकों की योग की है, लंग्स की। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लंग्स शब्द के अक्षरों को यदि आप उसकी अल्फाबेटिकल सीरीज के बराबर मान से जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू सर्वाधिक आएगी। लंग्स इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सबके सामने है कि ए बी का पति है, सी बी का भाई है, डी बी का पिता है, ई बी का बेटा है, एफ ए की बेटी है, एफ और डी के बीच क्या संबंध होगा, बताइए बताइए। देखा जाए, आओ देखो, कह रहा है ए बी का पति और सी कौन है, बी का भाई है। तो ए पति हो गया किसका, बी का पति हो गया, सी बी का भाई है तो बी क्या होगी, फीमेल यानी ए की पत्नी, और सी बी का भाई है। फिर कहता है डी बी का पिता है, तो डी कौन है, पिता हो गया किसका, बी का पिता हो गया। कहता है ई बी का बेटा है, ई किसका बेटा है, बी का, तो बी का बेटा हो गया हमारे पास में ई। ठीक, डी बी का पिता है और ई बी का बेटा है। ठीक है, कहता है एफ ए की बेटी है, एफ किसकी बेटी है, ए की बेटी है, तो एफ ए की बेटी हो गई। कह रहा है एफ और डी के बीच संबंध क्या है, एफ का संबंध किससे पूछ रहा है, डी से, एफ और डी के बीच का संबंध। अब समझो बी का बेटा कौन है, ई, बी ने किससे शादी की है, ए से। ठीक, तो ए और किसका पिता हो जाएगा, ई का भी तो पिता होगा ना। अगर ई की माता बी और बी ने शादी की है ए से, तो ए ई का क्या होगा, पिता। ए की बेटी कौन है, एफ, तो एफ और ई आपस में क्या हो गए, सिबलिंग हो गए। ठीक, अब क्या हुआ,
अब यहां पर कंडीशन हमारे पास है कि एफ किसकी बेटी है, बी की। एफ किसकी बेटी है, ए की, और ए पति है बी का, तो एफ किसकी बेटी हो जाएगी, बी की। और बी किसकी बेटी है, डी की, तो एफ बी के लिए क्या हो जाएगा, एफ बी के लिए उसकी नातिन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और अगर नातिन हो जाएगी तो नातिन का ऑप्शन हमारे पास कहां दिया हुआ है, नातिन का ऑप्शन हमारे पास में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, दादा पोती करके दे दिया है और कोई ऑप्शन है नहीं, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, क्या आंसर बनेगा, ग्रैंडफादर, ग्रैंड डॉटर। डी नाना हो जाएंगे, एफ क्या हो जाएगी उनकी नातिन। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा, नाना और नातिन, ये आंसर बनना चाहिए। ठीक है, पर ये आंसर उन्होंने हमको अंग्रेजी में दिया है क्या, ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर, लेकिन हिंदी में दादा पोती लिख करके दिया है, तो जो दिया है वही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पर शुद्ध आंसर क्या होगा, नाती और नाना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में समय 12:15 बजे का है, किसी घड़ी में समय जो है वो कितना है, 12:15 बजे का है, कहता है और घंटे वाली सुई पूर्व की ओर इंगित कर रही है, तो मिनट वाली सुई के विपरीत कौन सी दिशा होगी। ओके, बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, मिनट वाली सुई के विपरीत कौन सी दिशा होगी। आसान सा क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी है हमारे पास में, और बोला क्या है इस घड़ी के लिए उसने कि 12:15 बजे का समय। ठीक है, 12:15 बजे के समय की अगर हम लोग बात करें तो ये 12:15 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई कहां कहां पर होगी, 12:15 बजे घंटे की सुई 12 के आसपास होगी, जबकि 12:15 यानी 12:15, 12:15 का मतलब 12:15, तो मिनट वाली सुई कहां पर होगी, 15 यानी कि 3 पर होगी, 15 यानी कि 3 पर होगी। ठीक है, तो 12, 3, 6 और 9। ठीक है, प्रश्न के अनुसार उसने हमसे कहा है कि 12:15 बजे घंटे वाली सुई पूर्व को इंगित करती है, 12:15 बजे जो घंटे की सुई होगी वो यहां पर होगी। ठीक है, घंटे की सुई यहां पर होगी, और मिनट की सुई कहां पर होगी, तो मिनट की सुई जो हमारे पास होगी वो होगी 3 पर, मिनट की सुई कहां पर होगी, 3 पर होगी। ठीक, ये 12:15 बजे का टाइम स्लॉट है। उसने कहा है मिनट की सुई कहां दिखा रही है, पूर्व की ओर, यानी प्रश्न के अनुसार ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ईस्ट। प्रश्न के अनुसार ये पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा है। ठीक है, तो कह रहा है कि मिनट वाली सुई के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी, मिनट वाली सुई के विपरीत में कौन सी दिशा होगी। दिशाएं कौन कौन सी होती हैं ऑलरेडी आपको पता है, मैं फिर से बताता हूं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट यानी पूर्व होता है, ये ईस्ट यानी कि पूर्व होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट यानी कि पश्चिम। ठीक है, अब एक बात बताओ, प्रश्न के अनुसार ये जो दिशा है ये कौन सी है, पूर्व है। प्रश्न के अनुसार ये दिशा पूर्व है, ओरिजिनल एक्सेस जो डायरेक्शंस की होती है वो ये होती है, लेकिन अगर प्रश्न के अनुसार ये पूर्व दिशा है तो एक बात बताओ, पूर्व दिशा के राइट हैंड में क्या होता है, पूर्व दिशा के राइट हैंड में होता है दक्षिण, और लेफ्ट हैंड में क्या होता है, उत्तर। ठीक, तो अगर ये पूर्व दिशा है तो ये कौन सी दिशा होगी, अगर ये पूर्व दिशा है तो ये कौन सी दिशा होगी, तो ये हमारे पास दक्षिण दिशा होगी ना, पूर्व के राइट हैंड में, तो ये कौन सी दिशा होगी, ये उत्तर दिशा होगी कि नहीं होगी, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये कौन सी दिशा होगी, ये वेस्ट डायरेक्शन होगी। पूछा क्या उसने हमसे, उसने हमसे कहा है कि यदि घड़ी में घंटे की दिशा पूर्व में है तो मिनट की दिशा सुई कहां पर हो गई, दक्षिण में, क्योंकि ये पूर्व है तो ये दक्षिण हो गया, और मिनट के अपोजिट फिर कौन सा होगा, तो दक्षिण के अपोजिट उत्तर होता है, तो प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, कहता है यदि एक्टर का कोड ZXGLI है और बुक का कोड YLLP है, तो पेंसिल का कोड क्या होगा। चेक किया जाए क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, आओ देखते हैं जरा। एक्टर का कोड दिया है, बुक का कोड दिया है, पेंसिल का कोड निकालना है। अगर हम बुक का कोड निकालते हैं तो B से Y,
बी की वैल्यू 2 होती है, वाई की वैल्यू 25 होती है, 25 2 27 होता है, यानी अपोजिट लेटर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। ओ का अपोजिट लेटर एल होता है, ओ का अपोजिट लेटर एल होता है, के का अपोजिट लेटर होता है पी। यानी लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक लग रहा है अपोजिट लेटर्स का अल्फाबेटिकल सीरीज में 26 अक्षर होते हैं, 13 1 लिखो तो अपोजिट लेटर्स होते हैं कि ए के अपोजिट में जेड, बी के वाई, सी के एक्स, डी के डब्ल्यू अपोजिट होता है। तो यहां पर अपोजिट लेटर का खेल चल रहा है। देखो ए का अपोजिट जेड है, सी का अपोजिट एक्स है, टी का अपोजिट जेड है। तो हमसे कोड किसका पूछा है? पेंसिल का। पी का अपोजिट क्या होगा? अब अपोजिट में कौन सा लेटर्स आएगा? बोल चुका हूं सिफिलोरस से प्लेस वैल्यूज याद रख लो, हर तरह से प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगी, लेफ्ट से भी राइट से भी अपोजिट लेटर सब कुछ पता चल जाता है, खाली सिफिलोरस का टॉनिक पीने से। हमारे पास मिलता है, दे चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, बार बार देते रहते हैं। भैया अगर पी की प्लेस वैल्यू 16 है तो उसके अपोजिट कौन सा लेटर होगा? अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू 27 होती है, अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू का योग 27 होता है। अगर पी की प्लेस वैल्यू 16 है तो कितना जोड़ दो कि 27 हो जाए? 16 में 11 जोड़ दो तो 27 हो जाएगा, यानी कि 11 किसकी वैल्यू होती? के की। ई के अपोजिट, ई की वैल्यू 5, 22 जोड़ दो तो 22 होती है वी की। एन के अपोजिट 14 प्लस 13 जोड़ दो तो एम, के वी एम करके आएगा, के वी एम करके दो ऑप्शन है, ठीक है। सी के अपोजिट क्या आता है? एक्स आता है। आई की प्लेस वैल्यू 9 प्लस 18 जोड़ो तो आर, और एल के अपोजिट में ओ, तो के वी एम एक्स आर ओ। ऑप्शन नंबर ए ये हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाता है, ठीक। देवियों और सज्जनों, ये थी हम लोगों की आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने रीजनिंग विषय के 15 अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का जो भी डाउट है, यदि कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा या कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये कुछ चीजें हैं, जरा देखते जाओ इनको भी। ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आप लोगों की सहायता के लिए एग्जाम में, आपकी सहायता के लिए एग्जाम में आपको रीजनिंग के विषय को स्कोरिंग करने के लिए कुछ कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में वो कोर्सेज उपलब्ध हैं, ठीक है। इस ऐप का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कॉल कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपको आपके एग्जाम में मदद करेंगे और आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे? जैसे अधिकारी बैच है, आरओ का बैच है, कंप्लीट कोर्स रीजनिंग का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग का A to Z, काखा गागा सब कुछ रीजनिंग का इस फाउंडेशन कोर्स में है। कोई भी एग्जाम दो वनडे का, कभी परेशान नहीं होंगे। पीईटी के एग्जाम से लेकर के आईएएस के एग्जाम तक, यूपीएससी के एग्जाम तक जो रीजनिंग पूछी जाती है वो सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें एसएससी की तैयारी करनी है, फाउंडेशन कोर्स, दरोगा की तैयारी करनी है, फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, रेलवे की तैयारी करनी है, फाउंडेशन कोर्स, बैंक की तैयारी करनी है, फाउंडेशन कोर्स, किसी दूसरे स्टेट की तैयारी करनी है, फाउंडेशन कोर्स, सीसेट की तैयारी करनी, फाउंडेशन कोर्स, यानी सब के लिए निचोड़ क्या है? फाउंडेशन कोर्स। खाकी बैच के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। पुलिस वाले बच्चे खासकर इसको ध्यान दें, ठीक है। यूपीएसआई के लिए केवल तैयारी करना चाहते हो, मतलब हम सारी तैयारी नहीं करना चाहते, खाली पुलिस दरोगा बनना चाहते हैं, तो शौर्य बैच है। ये कुछ कोर्सेस हैं जो आप लोगों के लिए ऐप पर उपलब्ध हैं। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने रीजनिंग के स्कोर को बेहतरीन कर सकते हैं। एग्जाम में रीजनिंग को अपने सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में बदल सकते हैं, ठीक। किसी प्रकार का कोई डाउट आए या इंक्वायरी करना हो, पूछना हो कुछ भी, मतलब, तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप यहां पर भी जुड़ सकते हैं। अपने आप को केवल लिंक पर क्लिक करना है, ज्वाइन कर लेना है, जुड़ जाओगे। क्या करोगे जुड़ करके? अपने डाउट कोई है तो डायरेक्टली हमसे पूछ लो। बाकी मैं यहाँ पर आपको क्लास की सारी जानकारियां, क्लासेस की और लिंक वगैरह सब शेयर करता रहता हूं, ठीक। चलो, क्लास को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना यदि इच्छा हो, मन करे, ठीक है। बाकी अगले सत्र में फिर से करते हैं मुलाकात। तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, तरक्की करते रहो। अगले सत्र में करेंगे मुलाकात। धन्यवाद, ठीक है।